हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग डेली आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चनों की भरमार लेकर आ रहे हैं। जैसे आशीष सर पढ़ा रहे थे आप लोगों को मैथ, और हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं फिजिक्स। और फिजिक्स क्लास 10th के लिए हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि पेपर में यही आएगा, तो बस ये मान के चलिए कि यहाँ इस आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पे आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा वो इससे बाहर कहीं से नहीं आ सकता। तो आप लोग बेहतर से बेहतर इस कोचिंग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे कि पूरा निचोड़, ये नहीं कि ऑप्शन को देखे और टिक मार के आगे बढ़ गए। हम लोग ऐसे बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को हल करेंगे कि हर एक क्वेश्चन कैसे बनता है, क्यों बनता है ना, उसके पीछे का रीजन भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग समझेंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, इससे यूपी बोर्ड में कहां से क्वेश्चन बनता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। चलिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे बीच में पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस चल रही है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन पर बढ़े रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। चलिएगा देखते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। जैसे देखिएगा, समतल दर्पण क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि सुबह के टाइम हम लोग जो जिस दर्पण, जिस शीशे का यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, वो हम लोगों को कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, समतल दर्पण। उसमें क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें समझ पा रहे हैं। जो हमारा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, इसमें एक खास बात है कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्योंकि हम लोग पी वाई क्यू क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो बेसिक तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जैसे कर पाए कि क्वेश्चन आए तुरंत उसकी टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और इसका जो फोकस दूरी बनती है वो कहां पर बनती है, अनंत पर। कहां पे, अनंत पर। कहां पर बनेगी, अनंत पर। और एक चीज है कि अगर आप ये मान लीजिए आपके पास से कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास एक पेन है, एक ये वस्तु है। इस वस्तु की अगर लंबाई कितनी है, मान लीजिए इस वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जाए इस वस्तु को, जैसे क्वेश्चन है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो जैसे इसका क्वेश्चन आपका आया कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो आप लोग जान पा रहे होंगे कि हमने बताया कि अगर इस बोर्ड से, और ये हमारा जो मार्कर है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है ये, समतल दर्पण। यहां से, और ये जो पेन है, ये वस्तु है, ये कितनी दूरी पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। ये जो आपका पेन है कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपका कितनी है सेंटीमीटर का होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने, देखिए फिर से हमारे बीच में कौन सा दर्पण आया, समतल दर्पण। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर बनती है। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी। ये अगर हमारे पास कोई एक समतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अगर ये हमारे बीच में समतल दर्पण है, कैसा, समतल,
और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और ये जो वस्तु है ये पेन जैसे है, ये जो वस्तु है कितने सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर। कितना, अगर ये 8 सेंटीमीटर लंबा है तो दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कितनी लंबाई का होगा। आप लोग सुबह जब अपना चेहरा देखते होंगे, समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे, तो जितनी लंबाई आपके चेहरे की होती है, आप समझ लीजिए कि जो हमारा चेहरा है वो एक वस्तु है और उस चेहरे की जो लंबाई है मान लीजिए कितनी है, अगर उस चेहरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि आप समतल दर्पण में जब देखेंगे अपना चेहरा तो कितने सेंटीमीटर का दिखता है। क्या वो आपका चेहरा उससे बहुत बड़ा दिखता है या उससे बहुत छोटा दिखता है? ना छोटा दिखेगा ना ही बड़ा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, जितनी लंबी वस्तु होगी उतनी ही सेंटीमीटर का उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे, 2 ही क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तब बता देना 10 सेंटीमीटर पे। अगर आपसे पूछे कि उस वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें कह रहा है समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कितनी हो जाएगी, 8 ही सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि जितनी लंबी वस्तु होगी उतनी ही लंबी उसका प्रतिबिंब बनेगा। और एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है कभी कभी कि समतल दर्पण की अगर वो बात करता है तो समतल दर्पण में क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि अगर कोई वस्तु को पूरा देखना है, किसी वस्तु को पूरा देखना है तो दर्पण को कितना होना पड़ेगा। तो अगर वस्तु को पूरा देखना है तो दर्पण को उस वस्तु के आधे होना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ अगर वो कहे कि समतल दर्पण कितना लेना पड़ेगा, तो समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तब जाके उस वस्तु को पूरा देख पाएगा। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो शीशे को कितना होना पड़ेगा पूरा देखने के लिए, आधा होना पड़ेगा, यानी कि 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। इसका उल्टा सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि अगर दर्पण तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का है, कितना है, 20 सेंटीमीटर की लंबाई का आपका कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है, तो व्यक्ति को पूरा देखने के लिए व्यक्ति को कितना होना, कितनी ऊंचाई का या कितनी लंबाई की उस वस्तु को होना पड़ेगा, तो कितना कर देना, 2 गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पूरी वस्तु देखना है तो दर्पण को आधा होना पड़ेगा। अगर दर्पण आपके पास किसी लंबाई का है तो वस्तु को कितना होना पड़ेगा, तो बस ये कह देना कि दर्पण से 2 गुना। बस इतने ही क्वेश्चन इस समतल दर्पण से बनते हैं। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर है और ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिएगा 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हमारे बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कहने का मतलब है किसी भी स्टेट का अगर बोर्ड परीक्षा हो रही है और जिसमें हाई स्कूल के सिलेबस में चैप्टर है वो वहां इसके लिए ये बिल्कुल रामबाण है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था 3-4 क्वेश्चन कि समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत होती है। आप पढ़ करके 1 सेकंड में इसका जवाब दे सकते थे क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, हाँ लिखा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, हमने बताया था कैसा, हमने एक चीज बताया था, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा बनता है लेकिन इसमें सीधे ऑप्शन कोई है नहीं। ऑप्शन दे रखा है, क्या आभासी बनेगा, क्या वास्तविक बनेगा, क्या छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। आप बताइए कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, हमने कहा कि जब सुबह के टाइम हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, दर्पण कौन सा होता है मेरा, वो होता है हमारा समतल दर्पण।
और हमने कहा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आपके चेहरे की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उतने ही सेंटीमीटर में का आपके शीशे में चेहरा दिखता है। तो ना तो छोटा होगा, पहले ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, और ना ही बड़ा होगा, यानी कि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके आपके दो ऑप्शन बचे, एक बचा आभासी और एक बचा वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? जो सामने से दिख जाए, वास्तविक है ना, कहते हैं कि यहाँ वास्तविक दिखता है। और सीधा यानी कि सीधा दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 4 नंबर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आभासी, है ना, क्योंकि पीछे का दिखता है, मतलब चेहरा आप सामने की तरफ है और शीशा आपकी तरफ है, यानी कि आपका पीछे का पार्ट दिखेगा, इस तरीके से आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो समतल दर्पण से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया, 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो पूछेगा कि अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि अगर 5 सेंटीमीटर की आपकी वस्तु है, क्या है? वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की जो लंबाई होगी वही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, यानी कि ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या बताया? तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, मान लो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये आभासी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? उसकी फोकस दूरी अभी आया था कहां पर? अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? हमने बताया कि अगर वस्तु, क्या चीज? अगर वस्तु को पूरा पूरा देखना है तो दर्पण को क्या होना पड़ेगा? आधा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आधा होना पड़ेगा, यानी कि वस्तु को अगर पूरा पूरा देखना है तो दर्पण को क्या होना पड़ेगा? आधा होना पड़ेगा। ये सब किसकी बातें हैं? समतल दर्पण की। किसकी? समतल दर्पण की। किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग? समतल दर्पण की। अगर दर्पण आपके पास 10 सेंटीमीटर का है और वस्तु को पूरा पूरा देखना है तो वस्तु को कितना होना पड़ेगा? दर्पण को कितना होना पड़ेगा? 2 गुना। कितना होना पड़ेगा? 2 गुना होना पड़ेगा। कितना? 2 गुना होना पड़ेगा। बस इतने ही क्वेश्चन आपके समतल दर्पण से बन सकते हैं। इसके अलावा समतल दर्पण से कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बन सकता है। चलिए देखते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन और हमारा आया समतल दर्पण से। ये क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो कितना होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को किस अक्षर से लिखते हैं हम लोग? एम से लिखते हैं। इस m का जो फार्मूला क्या होता है? m बराबर जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग निकाल पाएंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो कितना होता है। आप ही बताइए। हमने बताया कि अगर वस्तु आपकी कितनी है? वस्तु यानी कि वस्तु को काहे से लिखते हैं? वस्तु की लंबाई को ओ से। काहे से? ओ से। अगर ओ से लिखोगे वस्तु की लंबाई को, अगर हम मान ले वस्तु की जो लंबाई हो 5 सेंटीमीटर है, कितनी है? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर माना है ना। क्या कर ले? मान ले कि जो वस्तु की लंबाई हो 5 सेंटीमीटर की है, तो आप ही बताओ प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखा जाता है। अगर वस्तु समतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर की है तो आप बताइए वस्तु की लंबाई की, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 ही सेंटीमीटर की होगी। और यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो आई का मान जैसे 5 रख दिया और ओ का भी मान कितना? 5 रख देंगे, तो जब काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। रटने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि समतल दर्पण में जितनी लंबाई की वस्तु होती है उतनी ही लंबाई का क्या होगा? उसका प्रतिबिंब होगा। तो m बराबर, अगर हम I बटे O होता है फार्मूला, तो अगर वस्तु की लंबाई 5 हमने मान लिया तो I का भी मान क्या हो जाएगा? 5 ही सेंटीमीटर होगा। और जैसे हम मान रखेंगे तुरंत हमको रिजल्ट बता देगा कि रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा।
चलिए बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या है r और फोकस दूरी f है उसमें संबंध। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना ही आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, जितना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखोगे समझ लो उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये मान के चलो 100% आने के चांस रहते हैं। लिखा है वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक दर्पण है, कैसा दर्पण है, मान लो ये कैसा है, ये आपके पास अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल, और इसके कहीं वक्रता केंद्र होगा C और ये क्या होता है आपका ध्रुव होता है। आप जानते हो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या हम लोग बोलते हैं। और इसके बीच में कहीं पर क्या होते हैं, F होता है। क्या होता है, F होता है, यानी कि ध्रुव और इस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आप बताओ ये P से और इस F के बीच की दूरी, P से F के बीच की दूरी क्या होगी, F होगी। क्या होगी, F होगी। और P से R की जो दूरी होगी, P से C की दूरी, क्या, P से C तक की दूरी क्या होगी, R होगी। आप बताओ इन दोनों में किसकी लंबाई सबसे बड़ी है। मेरे हिसाब से तो यही है कि P से C जो है इसकी लंबाई बड़ी है और जो P से F है इसका मान छोटा है। क्या है, छोटा है। बस ये समझ लो कि P से F तक की जो दूरी है ये इतनी दूरी और F से C तक की दूरी, इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जो CF है वो PF के क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 2 कितना, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप ही बताओ अगर इसकी फोकस दूरी P से F तक की दूरी फोकस दूरी है, अगर फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो बताओ ये R कितनी हो जाएगी, 2 इधर 2 इधर, कितनी हो जाएगी, 4। तो इससे क्या पता चला, अगर ये 2 है, क्या अगर फोकस दूरी 2 है तो त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। कितने गुना हो रही, 2 गुना। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो फोकस दूरी है, फोकस जो दूरी है वो त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। तो इससे आप लोग निकाल पाएंगे कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। और यहीं से आपसे पूछता है कि जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी का कितना होता है, तो त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। तो यहां से आप लोगों को सही जवाब मिल जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे आपसे पूछेगा, आप जानते हैं F बराबर R/2 है। क्या है, F बराबर R/2। ये सारे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं इस फार्मूले को, F बराबर R/2। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, F बराबर R/2 ऑप्शन में ही नहीं देता है। ऑप्शन में ही नहीं देता तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अपान में 1 मानते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। R और 1 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, R, और 2 और F की गुणा करोगे तो 2F हो जाएगा। या फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और या फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो F बराबर R/2 है, पहला है F बराबर R। आप भी जानते हो जो फोकस दूरी होती है वो R के बराबर नहीं होती, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, ये देखो F बराबर 2R। F यहां पर देखो R कितना है, अकेला है, F कितने हैं, 2 हैं। यहां पर F कितना है, अकेला है, और R कितने, 2 हैं, तो ये तो नहीं बन सकता। यहां जरा देखो F बराबर 1/R है और हम जानते हैं F बराबर R बटे कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, F बराबर R/2। F तो फिलहाल सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, और यहाँ R नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जरा देखिए R कितना है, अकेला, ठीक, यहाँ R कितना है, अकेला, और बराबर में कितना है, 2F। क्या, 2F, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2F बराबर R के। तो इस तरीके से हम लोग
बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में अक्सर गलत ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे ही देखते हैं कि f बराबर r/2 है और तुरंत तो देखते हैं f बराबर 1/r तो लिखा है, ऐसे ही तो तरीका था, टिक मार के आगे बढ़ जाते। नहीं देखा तो f बराबर 2r देखा और आगे बढ़ गए, बाद में पता चलता है कि यार हमने गोला गलत भरा है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी बहुत बार है, देखिएगा और देख लो। आया भी है 2014 में, 15 में, 19 में, तो कहीं ना कहीं आया भी होगा इस बार भी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हम लोग रुक गए, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हाँ बता रहे थे कि 2014, 15 और 19 में आया। इसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है ना कहीं पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, क्या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। क्या बताओ? उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। देखिए हम आप लोगों को कुछ बस ये समझ लिए कि ट्रिक के माध्यम से, या ऐसे ही समझ लीजिए कि बस इसको याद रखना है कि कैसे ये आया है ना, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम पूरा थ्योरिकल नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जो हम बताएंगे वहां से आप लोग एक से एक चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप लोग कर लोगे। अगर आपके पास अवतल आ जाए, क्या आ जाए? अवतल दर्पण आ जाए, क्या आ जाए? अवतल दर्पण आ जाए, बस ये कंडीशन याद रखना कि इसमें आपकी वस्तु की दूरी u से लिखी जाती है, u प्रतिबिंब की दूरी v से, फोकस दूरी f से, त्रिज्या r से, आवर्धन m से, है ना, और प्रतिबिंब की लंबाई i से और वस्तु की लंबाई o से। अवतल दर्पण में बस ये समझना हो, चाहे u हो, v हो, f हो, r हो, m हो, i हो, o हो, कहने का मतलब कुछ भी हो, आपके बीच में अगर सवाल आ रहा है तो सारे के सारे चिन्ह आप लोग निगेटिव मतलब ऋणात्मक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऋणात्मक लिखेंगे, है ना। एक ही लाइन में आप लोग समझ लीजिए। अगर आपके पास उत्तल दर्पण आए, कौन सा दर्पण आए? उत्तल दर्पण की बात करें तो इस कंडीशन में जो u होता है, क्या u कहने का मतलब है वस्तु की दूरी, उसको आप लोग काहे में रखोगे? ऋणात्मक रखोगे। क्या रखोगे? ऋणात्मक रखोगे। बाकी जितने भी हमने चिन्ह लिखे हैं, बाकी यहां हमने लिखे दे रहे, बाकी सब जो बचे वो सब धनात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। बस अवतल में एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु को कहां रख दिया जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच में। ऐसी कंडीशन में उसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, उस कंडीशन में जो v आ जाती है वो क्या है कि प्लस की हो जाती है। तो ज्यादातर कहने का मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है, बाकी सब ये फॉलो करता है, और ये u आपका ऋणात्मक होगा, इसको बाकी सब आपको प्लस में रखना है। अगर मान लो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखे वो सही तरीके से रखे हुए हैं, कैसे भी दे सकता था, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। ये मत गलती करना कि ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, क्योंकि एक जैसे ऑप्शन दो होंगे और फिर आपको चुनना अगर पड़ गया कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो वहां आप लोग गलती कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं उस क्वेश्चन को। एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इससे हमको पता चला कि अगर u आ गया तो माइनस का और बाकी सब प्लस के रखेंगे। कह रहा है कि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। आप ही बताओ, अगर इसकी फोकस दूरी है तो फोकस दूरी को f से लिखेंगे। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो बताओ, उत्तल की बात कर रहा था तो f काहे का होगा? प्लस का हो जाएगा। काहे का? प्लस का, क्योंकि u माइनस का होता है सिर्फ। कह रहा दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, कहने का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? r की वैल्यू पूछ रहा है। r की वैल्यू त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? r से। और हम जानते हैं f और r में एक रिलेशन होता है, अभी इसके जस्ट पहले पढ़े थे। f बराबर क्या होता है? r/2। क्या होता है? f बराबर r/2। अब f की वैल्यू कितनी है? यहां रख दो। f की वैल्यू है 12 बराबर r की वैल्यू निकालना है और बटे में 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r एकम क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, और 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ f है, उत्तल की बात कर रहा था तो वैल्यू का है कि
प्लस की हम लोग रखे, एफ का मान काहे में रख दिए, प्लस में, तो आर का मान क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर यही क्वेश्चन देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन क्या आता, इसके ऑप्शन क्या दिए होते, ए ऑप्शन दिया होता मान लो 24 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया होता 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया होता माइनस का 6 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया होता माइनस का 24 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछता, देखो एक 6 दे रखा है और दूसरा ऑप्शन भी 6 दे रखा है, एक प्लस का और एक माइनस का, यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का दे रखा है। आपसे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं इसका जो मान निकाले थे त्रिज्या, वो भी कितनी आई थी, 24 आई थी। कितनी आई थी, 24 आई थी। अब आप बताओ कि अगर 24 आई थे और यहाँ पर प्लस लगा होता माइनस लगा होता, तो प्लस का रखते या माइनस का रखते, तो इससे हमको पता चलेगा कि अगर दर्पण उत्तल है तो u माइनस का होगा और बाकी सब प्लस का होगा। तो जो त्रिज्या आएगी वो भी काहे की होगी, प्लस की ही होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही होता, वो चाहे प्लस का दिया हो चाहे माइनस का दिया होता। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिएगा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, इसमें क्या दे रखा है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कितने, दो प्रकार के है ना, कौन कौन, एक तो होता है अवतल, क्या होता है अवतल, और एक क्या होता है उत्तल। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। कितने प्रकार के, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी दर्पण तो 3 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, लेकिन वो गोलीय दर्पण नहीं होता। कैसा, गोलीय नहीं होता, समतल होता है। गोलीय दर्पण कितने, 2 ही प्रकार के होते हैं। इसमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्या है, दर्पण को नहीं बताया दर्पण कौन सा है, इसलिए देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी ना तो प्लस में है ना इसमें माइनस में, सारे के सारे ऑप्शन प्लस में ही दे रखे, जो आंसर आएगा वही आएगा, इसलिए ऑप्शन भी सब अलग अलग दे रखे। देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखेंगे हम लोग, आर से। आर बराबर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी फोकस दूरी बताओ। फोकस दूरी को एफ से, कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ से। फार्मूला वही लगा दो, एफ बराबर आर बटे 2, क्या, एफ बराबर आर बटे 2। एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, आर का मान कितना है 40, क्या है 40, और बटे में कितना 2, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, बस इतना समझ ले कि अगर आपसे क्या पूछे, फोकस पूछे, क्या पूछे, फोकस दूरी पूछे, क्या पूछे, फोकस दूरी पूछे, तो सीधे क्या करना है, जो आपको वक्रता त्रिज्या दी हो सीधे उसका हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ कर दो, यानी कि 40 का आधा कितना 20। डायरेक्ट लगा सकते हो, ना पेन चलाने की जरूरत ना कुछ। अगर आपसे फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या की क्या कर दो, आधी कर दो, यानी कि 40 का आधा 20। अगर आपसे त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, अगर आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो क्या कर देना, फोकस दूरी का 2 गुना कर देना। जैसे अगर त्रिज्या क्या, अगर एफ बराबर फार्मूला हम जानते हैं, एफ बराबर आर बाई 2, और इसी तरीके से आर बराबर कितना 2f हो जाता है ना। यानी कि आर पूछे तो फोकस दूरी का 2 गुना, अगर हमसे आर पूछे तो फोकस दूरी का 2 गुना, अगर एफ पूछेगा तो क्या कर देंगे, त्रिज्या का आधा कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन 2014 में, 16 में, 18 में और 22 में कितनी बार आया सवाल। और इसमें देखिए, इसमें वैल्यू देखो प्लस की भी दे रखी है और माइनस की भी दे रखी है। देखो यहाँ पर माइनस का 10 और प्लस का भी 10 दे रखा है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा किसी अवतल दर्पण, अभी हमने समझाया कि अवतल दर्पण क्या सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो एक चीज इससे पता चले कि अगर अवतल दर्पण है तो चिन्ह काहे का लग जाएगा, माइनस का। तो सीधे तो ये है कि जितने भी प्लस वाले ऑप्शन हैं उनको क्या कर दो, काट देंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है। अब कह रहा है वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमने कहा अगर फोकस पूछे, क्या पूछे,
फोकस पूछे तो त्रिज्या का आधा कर दो, अगर त्रिज्या पूछे तो 2 गुना कर दो। क्या पूछ रहा है? फोकस पूछ रहा है, तो त्रिज्या का आधा 20 का आधा कितना 10, वो भी काहे का माइनस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए F बराबर R/2 है ना, वक्रता त्रिज्या कह रहा है कितनी 20 सेंटीमीटर और बटे में कितना 2, लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल, इसलिए जो R का मान होगा काहे में होगा? माइनस में हो जाएगा। तो F बराबर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस का 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग कितने 9 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और उसको अब बड़े अच्छे तरीके से हल भी कर पा रहे हैं, और आप लोगों से डेली बताया जितनी भी क्लासेस चलती हैं हमारी आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर ही चलती हैं। आप लोग इससे पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपके बोर्ड में आने की अति संभावनाएं हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से बेसिक से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। हम जैसे देखे उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, चिन्ह काहे का? प्लस का। क्या दे रखा है? फोकस दूरी। निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। बताओ, फार्मूला लगा लो, F बराबर R/2। क्या निकालना है? फोकस दूरी दे रखा है, तो हमने कहा था जब भी त्रिज्या पूछे उसका क्या कर दो? 2 गुना कर दो। तो R बराबर 2 इंटू F का मान कितना है? 20, 20 दूना कितना? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। क्या इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था? जैसे हमने देखा उत्तल दर्पण, चिन्ह काहे का? प्लस का आएगा, फोकस दूरी दे रखा है, वक्रता त्रिज्या पूछ लिया। जैसे वक्रता त्रिज्या पूछा तुरंत हमने उसका 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया? उसका 2 गुना कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो 2012 में ऐसे क्वेश्चन तो आए थे ही। लिखा उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगर आपसे दर्पण की वो बात करता है, क्या करता है? अगर आपसे वो दर्पण की बात करता है, ठीक है, और दर्पण में आपसे क्या कहे कि वस्तु को कहां रखा जाए, वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। देखिए दो एक ही कंडीशन इसमें बनती है। उत्तल में कितनी कंडीशन? एक ही कंडीशन बनती है उत्तल दर्पण में, है ना। और एक हमारे पास कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन बनती है? 6 कंडीशन। काहे की? प्रतिबिंब बनने की। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनेगी कि वस्तु को कहां रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। और उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन बनती है, वस्तु चाहे जहां रखो प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। तो अवतल दर्पण का क्वेश्चन आया तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अगर उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात तो सीधा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बन जाएगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। इतने ही उत्तल दर्पण से अगर प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा तो या तो पूछेगा कैसा बनेगा, कहां बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। तो आप लोग यहां से आप लोग निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि आपके पास अगर ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि अगर एक कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का मतलब खोखला गोला अगर है, एक गोला है खोखला गोला, उसका कोई एक पार्ट हमने काट लिया, तो आधा पार्ट हमने ये काट लिया और उसके धसे हुए भाग पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, है ना। और जितनी भी इसके जो परावर्तक होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। इस ध्रुव से एक मुख्य अक्ष की रेखा जाएगी। क्या जाएगी? मुख्य अक्ष की रेखा। और जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं दर्पण से बाएं साइड से ही डाली जाती हैं। अगर वस्तु को हम यहाँ पर भी रख देंगे तो यहाँ से आने के बाद ये ऐसे चली जाएगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, इस कंडीशन में बनेगा। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा? सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए कैसा बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए कैसा बनेगा? वस्तु की स्थिति पर? बिल्कुल नहीं। दर्पण के सामने क्या? दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से 2 गुनी दूरी पर
ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, बिल्कुल नहीं। कह रहा है दर्पण के पीछे, बिल्कुल अभी बताया। 3 ही पॉइंट होते हैं उत्तर में। कैसा सीधा बनता है, कैसा बनता है सीधा बनता है, और कैसा बनेगा पीछे बनेगा। कहां बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा छोटा बनेगा। तो इसमें से आपको कौन मिला, ये मिला दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण की वो बात कर रहा था, वस्तु चाहे जहां रख दो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा दर्पण के पीछे ही बन जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। लीजिए आ गया आपका वही क्वेश्चन फिर से। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है। हमने क्या बताया कि वस्तु चाहे जहां रखो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, ये आपका ध्रुव है, और कहीं पर इसका क्या होगा फोकस होगा। क्या फोकस होगा, है ना। इसका मान लो ये कहीं पर केंद्र सी है, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु आप चाहे जहां रख दो, ये अनंत है, कहीं पर भी आप वस्तु रख दोगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव फोकस और ध्रुव के कहां बीच में ही बनता है। कहां बनेगा बीच में ही बनेगा। कहां बनेगा बीच में ही बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, फोकस और क्या ध्रुव और फोकस के बीच में जहां पर ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे पहला दे रखा है वक्रता केंद्र सी यहां है, हमने क्या बताया फोकस, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र दे रखा, वक्रता केंद्र है ही नहीं जब, क्योंकि फोकस पहले आ जाएगा तो वक्रता केंद्र हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा लिखा है ध्रुव और फोकस, हमने बताया कि जो प्रतिबिंब वस्तु चाहे जहां रख दो, जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, और इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस डी ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, बिल्कुल गलत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया। एक आया कि वस्तु का आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है छोटा प्रतिबिंब, अथवा करके क्वेश्चन आया किसी दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सदैव वस्तु से कैसा बनता है छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। अभी बताया गया कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है उत्तल दर्पण होता है ना। कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण। इससे अगर मुख्य अक्ष की कोई रेखा खींची जाती है तो वस्तु कहां प्रकाश की जो किरणें हो सदैव दर्पण से बाएं साइड से ही डाली जाती है। वस्तु को आपने मान लो यहां रख दिया, यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी। अब ये जो है इसकी फोकस दूरी दर्पण के कहां बनती है पीछे, प्रतिबिंब कहां बनेगा पीछे। अगर पीछे बनेगा तो बस इतना याद रखो कि अगर आप कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, क्या है अगर आपके सामने खड़ा है तो आप क्या कहोगे कि ये वास्तव में खड़ा है, क्या है वास्तव में। तो इससे पता चला ये वास्तविक है, क्या है वास्तविक। कहते नहीं कि अगर कोई चीज 100% आप सही मान रहे हैं तो कहते हैं वास्तव में ये चीज है, अगर वास्तव में है तो ये वास्तविक हो ही जाता है। इसलिए अगर आपके कोई सामने चीज है तो वास्तव में दिखेगी तो वास्तविक हो जाएगी। अगर कोई चीज आपके पीछे है तो आप क्या कहोगे कि यार हम इसको आभास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आभास कर रहे हैं कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है उत्तल दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम आभास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आभास कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बनना होगा पीछे बनना होगा। कहां पर पीछे बनना होगा। इसलिए हमने समझाया कि जो उत्तल है क्या उत्तल दर्पण, इसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है सीधा बन जाता है। कैसा बनता है सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी होगा। कैसा होगा आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा, है ना। क्या पूछ रहा है इसमें वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो किसमें बनेगा उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अगर आपसे पूछता ये छोटे की अगर बात नहीं करता, आभासी कहता, तो आपका इसमें समतल भी आ जाता। क्या आ जाता? समतल भी आ जाता। लेकिन समतल में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का ही बनता है, वो यानी कि बराबर बनता है, इसलिए यहाँ पर कह दिया छोटा बनता है प्रतिबिंब, इसलिए उत्तल होगा। अगर ये छोटा ना लिखा होता, आभासी की सिर्फ बात करता, तो इसमें समतल भी हो जाता, और आभासी की बात करता अवतल भी हो जाता, लेकिन एक ही कंडीशन पे, जब वस्तु को हम कहां रख देते? ध्रुव और फोकस के बीच में। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाए, सीधा बन जाए, और वस्तु से बड़ा अगर प्रतिबिंब बनना है तो वस्तु को हमको कहां पर रखना होगा? अवतल दर्पण में हमने बताया क्या, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन। एक अच्छे तरीके से इसको हम समझ लेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, और बहुत एक ही लाइन में हम लोग समझेंगे, एक ही लाइन में समझो और अच्छे तरीके से समझ लेना। मान लीजिए ये आपका एक उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? खोखले गोले का हुआ कटा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ पार्ट क्या होता है? उभरे हुए भाग पर क्या हो जाती है? पालिश हो जाती है, और धसा हुआ भाग कैसा होता है? परावर्तक तल होता है ना। तो ये उभरे हुए भाग पर हमने पालिश कर दी, और ये धसा हुआ भाग तुम्हारा कैसा है? परावर्तक तल है। यहां से इसका कोई बीच का जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। मान लीजिए इस ध्रुव से कोई एक रेखा, मुख्य अक्ष की रेखा निकल गई, है ना। क्या हुआ? आगे चल करके ये कहां तक? अनंत। कहां तक? अनंत तक। अगर हम आपसे बात करें, देखो कितनी कंडीशन, यहां पर हम कंडीशन लिख रहे हैं। यहां पर मान लीजिए फोकस है, क्या है? ये एफ है, ये तुम्हारा क्या होगा? सी होगा। क्या? वक्रता केंद्र। और फिर वक्रता केंद्र के बाद क्या है? अनंत। ये इतनी कंडीशन है। अब हम लोग एक ही लाइन से सारे प्रतिबिंबों को पढ़ेंगे। पहला क्या है कि अगर वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर हो। अगर वस्तु अनंत पर है, ध्यान समझना, तो अगर वस्तु हम अनंत पर रख देंगे, कहां रख देंगे? अनंत पर रख देंगे, तो प्रतिबिंब फोकस पर बना देना। कहां पर? अब आप वस्तु यहां स्टार्ट करो तो प्रतिबिंब एफ से स्टार्ट करना। जितना वस्तु इधर बढ़ती जाए, प्रतिबिंब को दाएं साइड में भगाते जाना। ठीक है, 6 कंडीशन बन जाएंगे। देखना, अगर वस्तु कहां हमने रख दी? अनंत पर। कहां रखी? अनंत पर। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। वो कहां पर बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? बहुत छोटा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा, यानी कि ये समझ लो बिंदु आकार का। कैसा? बिंदु आकार। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का। आगे कैसा होगा? देखो, अब ये दर्पण के कहां है? सामने ही बनना है प्रतिबिंब। कहां बनना है? सामने बनेगा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर इस वस्तु को थोड़ा इधर खिसकाएं, यानी कि खिसकाने का मतलब यह है कि कहां पर? अनंत और कहां? वक्रता केंद्र के बीच में रख दें। वस्तु को कहां रख दें? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो, अनंत पर जब वस्तु रखी तब प्रतिबिंब बना फोकस पर। अब क्या हुआ? यदि हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो हमने कहा कि प्रतिबिंब को भी धीरे धीरे खिसकाओ। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु कहां, यहां हमने वस्तु लिख दिया, वस्तु कहां? पहले कंडीशन में अनंत पर। दूसरी कंडीशन में वस्तु कहां रखी है? सी व अनंत के बीच। तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व एफ के बीच। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। और कैसा होगा?
वास्तविक होगा। जब तक दर्पण से बाएं साइड सामने ही बनेगा तब तक वास्तविक बनता रहेगा, छोटा हो जाएगा, है ना, वास्तविक है। और कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। चलिए तीसरी कंडीशन में आते हैं। अब बताओ वस्तु कहां लेकर आए, अभी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने रख दी। अब इस वस्तु को उठा के लेकर आओ कहां पर, केंद्र पर। कहां पर, केंद्र पर। कहां पर, सी पर। वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अब इस कंडीशन में सोचो, देखो सी और अनंत के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब बना था सी और एफ के बीच में। अब वस्तु हमने रख दी सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां जाएगा, सी पर ही आ जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बाएं बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कहां पर, सी पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, सी पर। मतलब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा हो जाएगा, ये इस बार बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, उल्टा होगा। फिर हम लोग आते हैं चौथी कंडीशन पे। चौथी कंडीशन क्या है, इस बार वस्तु को हमने कहां रखा, वक्रता केंद्र पर। अब और थोड़ा खिसकाओ, कहां, वस्तु को यहां रखो, यानी कि सी और एफ के बीच में, सी व एफ के बीच। अगर सी व एफ के बीच में हम रख रहे हैं तो एक चीज बताओ, अब प्रतिबिंब इधर आगे खिसक जाएगा, और यानी कि सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा इस बार। कैसा होगा, जब सी बराबर हो गया, अब जितना बाएं बढ़ेगा वो बढ़ता रहेगा। कैसा होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु को हम कहां रख दें, अब फोकस पर। कहां रखें, फोकस पर। कहां रखेंगे, फोकस, एफ पर। आप ही बताओ कि अगर जब वस्तु को हमने कहा अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। अब वस्तु को हम फोकस पर रख रहे तो प्रतिबिंब और आगे खिसक जाएगा, तो कहां हो जाएगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर। कहां बन जाएगा, और वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा। और वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 5 कंडीशन तो हो गए। अब अनंत के आगे तो ले नहीं जा सकते। अब इस वस्तु को हम कहां लेकर आए, इस ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी कि छठी कंडीशन जो है वो एफ व पी के बीच में जब रखेंगे। कहां रखेंगे, पी के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के कहां, पीछे बन जाता है। कहां बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाएगा। कहां बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इस कंडीशन में कैसा, सीधा हो जाएगा। इस बार उल्टा नहीं होगा, क्या होगा, सीधा हो जाएगा। और अगर सीधा हो गया, ठीक है, और दर्पण के कहां बनना है, पीछे बनना है, तो कैसा, आभासी हो जाएगा। ये अवतल दर्पण की 6 की 6 कंडीशन है। बस आपको समझना है, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर। जितना आप वस्तु को धीरे धीरे खिसकाते रहोगे, जितना खिसकाते रहोगे, प्रतिबिंब आप अपने आप धीरे धीरे बाएं साइड में खिसकता चला जाएगा। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो आपका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बराबर बन जाएगा। अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। अगर वस्तु को आप फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच जाएगा। और छठी कंडीशन, अगर वस्तु को कहां, ध्रुव और फोकस के बीच में रख दोगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बन जाएगा। और इसी कंडीशन में जो 5 कंडीशन दर्पण के आगे बनती हैं, इसमें जितने भी चिन्ह होते हैं वो सब ऋणात्मक होते हैं, कि दर्पण के बाएं साइड में कुछ भी हो वो सब कुछ ऋणात्मक होगा, और दाएं साइड में जो होता है वो प्लस का होता है। यही छठी कंडीशन है कि अगर ध्रुव और फोकस के बीच में उसे रख दी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो काहे में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। काहे में, तो ये वी काहे में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बाकी सब कुछ माइनस में ही रहेगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ये
जो प्रतिबिंबों का बनना है, हमने एक ही लाइन में सब कुछ बताया है, आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और यहां से क्वेश्चन आता ही जरूर है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हम जितने भी अब क्वेश्चन होंगे तुरंत उसका जवाब देंगे, है ना। लेकिन अब ये बार बार हम लोग इतना नहीं, ये जितना भी हमने पढ़ाया इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, और इसी के सहारे जितने भी अब आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो एक एक सेकंड में आंसर लगेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, आप ही बताओ, वस्तु आभासी अवतल में कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, आप ही बताओ। वस्तु को कहाँ रख दें, ध्रुव P और वह फोकस F के बीच रख दे, कहाँ रख दें, बीच रख दें, तभी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, किसमें, अवतल में, है ना। तो आपसे कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दें, बिल्कुल नहीं। दर्पण के फोकस पर रख दें, बिल्कुल नहीं। दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके फोकस बिंदु F के बीच में रख दें, नहीं। हमको कहाँ रखना है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के F के बीच में रखना पड़ेगा, तभी जाके अवतल में कंडीशन बन पाएगी कि आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, कैसा, वस्तु से बड़ा। जैसे आपको पता चला कि वस्तु से बड़ा, तुरंत आप लोग समझ पाए कि जो उत्तल होता है, क्या होता है, उत्तल, उसमें बड़ा बनता ही नहीं, क्या बनता है, छोटा बनता है। इससे पता चला ऑप्शन जो सही होगा अवतल ही होगा, सीधा है, आभासी है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आप लोग यहां से मत धोखा खाना कि वो सीधा है, कैसा है, सीधा है, क्योंकि उत्तल में जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, क्या होता है, आभासी होता है। लेकिन होता कैसा है, वो छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा। बस यहां पर ये छोटा नहीं दिया, ये क्या दे दिया, बड़े की बात कर दी, क्या कर दी उसने, बड़े की बात कर दी। और बड़े की अगर बात करेगा तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, जब वस्तु को कहां हम लोग रख देते हैं, ध्रुव व फोकस के बीच में, तो ये सारी कंडीशन फॉलो करता है और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए आप लोग उत्तल दर्पण पे मत जाना, समतल दर्पण भी नहीं होगा, लेंस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। पता चले आप लोग अवतल देखे और टिक मार दिए, बाद में पता चला कि ये लेंस लिखा हुआ था, क्या, लेंस लिखा हुआ था, है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग मत करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं और पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लिखा अवतल दर्पण के फोकस, क्या चीज याद करो, फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच अगर वस्तु रख दी जाए, कहां रख दी जाए, ध्यान करो, कहां रख दी जाए, वक्रता केंद्र C और कहां, फोकस, इसके बीच में अगर वस्तु रख देते थे तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बनता था, क्या उल्टा बनेगा, ठीक है। क्या आभासी बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, ठीक। वास्तविक बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या बड़ा बनेगा, देखो जब हम यहां पर वस्तु रखे थे तो इसके बराबर बना था। अब वस्तु जितना इधर बढ़ेगी ना दाहिने साइड, तो वह प्रतिबिंब उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो उल्टा है, वास्तविक है, क्योंकि अवतल की बात कर रहा है और बड़ा भी बनेगा, तो अगले ऑप्शन पर हम क्यों जाएं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है सीधा बना, आभासी बना और बड़ा बना। बताओ अवतल में सीधा कब बनेगा, आभासी कब बनेगा और बड़ा कब बनेगा, जब ध्रुव P और फोकस के बीच में वस्तु को रख दे, कहां, ठीक है। उल्टा, ठीक है, वास्तविक और छोटा कब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा तब बनेगा जब वस्तु को कहां, या फिर आप कहां रख दो, अनंत पर रख दो, कहां रख दो, अनंत पर रख दो, या फिर C व अनंत के बीच रख दो, तब ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, देखो 2015 का सवाल है और देखो कैसे इसको चुटकियों में हम लोग हल कर रहे हैं। लिखा यदि एक दर्पण के सामने
किसी वस्तु को निकट रखने पर, कहाँ रखने पर, निकट रखने पर सीधा बने, कैसा बने, सीधा बने, ठीक है। किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा बना। आप बताइए, अगर ये आपके पास एक उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल, वो कह रहा है कि वस्तु को अगर कहीं दूर रख दी जाए, कहाँ रख दी जाए, दूर रख दी जाए, तो आप लोग जानते हो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था, है ना। और छोटा भी कैसा बनता था, छोटा और बड़ा भी बन सकता था, लेकिन उल्टा ही बनेगा। वो कह रहा है पास में रख दी जाए, पास में, पास का मतलब ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो इसके पास में मतलब इसके अगर बीच में रख दिया जाए तो आभासी भी बन जाएगा, कैसा बनेगा, आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि अगर वस्तु को कहां रख दिया जाए, पास में रख दिया जाए, तो पास में रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा और बड़ा बन जाएगा, कह रहा सीधा हो। लेकिन कह रहा किंतु अगर दूर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बने, कैसा बने, उल्टा बने, कैसा बने, उल्टा बने। तो बताओ दर्पण कौन सा हो जाएगा, क्या अवतल दर्पण नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कौन सा, अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और ये क्वेश्चन देखिए 2012 में पूछा हुआ सवाल है, लिखा है संयुग्मी फोकस। क्या संयुग्मी जो फोकस है वो किसमें केवल संभव है, संयुग्मी फोकस, इसका जो सही जवाब क्या, उत्तल में, समतल में, या साधारण कांच में, या अवतल में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो अवतल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। संयुग्मी फोकस संभव किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन नंबर आया हमारे बीच में 19। ये क्वेश्चन कह रहा है दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र क्या है। हमारे पास दो ही सूत्र होते हैं, देखिएगा, एक तो होता है सेम, कैसा होता है, एक तो लेंस का सूत्र हो जाता है, काहे का, लेंस का, और एक काहे का हो जाता है, दर्पण का। क्या, बस थोड़ा सा अंतर होता है, दर्पण में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u, ये काहे का फार्मूला, दर्पण का। लेंस का क्या होता है, फार्मूला सेम ही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना दोनों में, क्या है, इसमें क्या माइनस लग जाता है लेंस में, और दर्पण में प्लस। तो 1/f मिलाते हम लोग, 1/f क्या कर रहा है, 1/v माइनस का 1/u, ये जो है ये काहे का है, ये लेंस का है, काहे का है, लेंस का है, और हमसे पूछ काहे का है, दर्पण का। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखो इसमें भी 1/f, ठीक है, 1/f, फिर लिखा 1/v माइनस 1/u, ये तो गलत है, लिखा उपरोक्त सभी, जब बी ऑप्शन गलत हो गया तो ये सही नहीं हो सकता। ये देखो 1/f है ना, दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u, है ना। सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही, जो कोई जरूरी नहीं कि 1/f इधर ही लिखा हो और 1/v प्लस 1/u ऐसे दे रखा हो, है ना, कोई जरूरी नहीं। इस सवाल को ये ऐसे फार्मूले को इस तरीके से भी दे सकता है, यहां उठा के वो 1/v लिख देगा और बराबर में 1/f माइनस का 1/u दे देगा, तो ये भी आपका क्या, दर्पण का ही सूत्र है, काहे का, दर्पण का ही सूत्र है। वो इधर से उधर कुछ भी अगर पक्षांतर कर रहा है तो आप लोग ये फार्मूला याद रखो, और पक्षांतर करके भी आप लोग देख सकते हो कि फार्मूला बनेगा। बस ये मत समझना कि दर्पण में प्लस होता है तो प्लस ही लिखा होगा, अगर उसने पक्षांतर करके दे दिया ना तो क्या हो जाएगा, फिर वो माइनस उठा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र, किसका दृष्टि जो क्षेत्र है, दृष्टि क्षेत्र है ना, वो सबसे अधिक होता है। ये लोग तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्वेश्चन नंबर देखो 17 में 23 में भी पूछा, किसमें पूछा, 23 में भी आया। क्या समतल दर्पण का, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस का। तो पहली बात आप बताओ, क्या समतल किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका होता है, तो किसका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का बिल्कुल सही जवाब होगा। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा, उत्तल दर्पण का। ये पूछा गया 17 और 23 में, तो इसको याद कर लेना कि जो दृष्टि क्षेत्र है वो किस दर्पण का सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है वाहनों में पश्च दृश्य, पश्च दृश्य मतलब क्या है, पीछे, क्या
पीछे की साइड, क्या चीज, पीछे की साइड, पीछे की साइड देखने के लिए सामान्यतः कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताओ, जो ये वाहन होते हैं, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, क्या है, मोटर साइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, ये चीजें जो होती है ना, इनमें जो साइड में शीशा लगा होता है पीछे की साइड देखने के लिए, कि किसी को क्रॉस देना है, क्या करना है, उसके लिए जो बगल में आपके शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसका कौन सा दर्पण होता है? क्या समतल दर्पण होता है? तो समतल दर्पण में तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा विधिवत तरीके से समझ लिए थे, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या उत्तल है, अवतल है, या तो समतल या फिर उत्तल होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग क्या बताओगे? वो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल। अवतल कहाँ यूज होता है? आप नाई की दुकान पे जाओ। कहाँ? नाई की दुकान। नाई की दुकान में जो शीशा लगा होता है ना, वो काहे का? अवतल दर्पण का यूज करता है, जहां पर हम लोग बाल वगैरह कटवाते हैं ना। हाँ, इसी को क्वेश्चन पूछता है मरम्मत करवाने के लिए। मरम्मत है ना, मरम्मत यानी कि हजामत बोलता है, पेपर में आता है कभी कभी। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो आप लोग क्या बताओगे? अवतल दर्पण का। आप लोग गए होंगे कहाँ? ब्यूटी पार्लर, है ना, यहाँ पर जो शीशा लगता है, दर्पण लगता है, वह कौन सा यूज होता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो ये याद रखना, हजामत बनाने के लिए क्वेश्चन आया भी है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। या ब्यूटी पार्लर जाने के लिए वहां पर जो शीशा लगा होता है, दर्पण होता है, तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, लेकिन पीछे की साइड देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो हमारा जो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन देखो 2014 में और 2016 में पूछा गया। तो हम लोग, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है, देखो हम लोग प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन किए। क्या के? परावर्तन से। क्या के? प्रकाश के परावर्तन से। ये क्वेश्चन है अपवर्तन से। कहां से? अपवर्तन से। कहां से? अपवर्तन से। तो देखिए, अपवर्तन से क्वेश्चन आया, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक स्नेल का इसमें नियम होता है, यानी कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें एक होता है स्नेल का नियम। क्या होता है? स्नेल का नियम, है ना। स्नेल का नियम क्या कहता है? जो एन है वो क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, है ना, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ जो एन है वो किसका काम करता है? अपवर्तनांक का। किसका? अपवर्तनांक का काम करता है। किसका काम करता है? अपवर्तनांक का। जैसे हम चित्र बना के समझा रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा फिगर, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई एक माध्यम है। क्या है? ये आपका कोई माध्यम है, ठीक है, और ये पहला माध्यम है। मान लो ये क्या है? वायु वाला माध्यम है। कैसा माध्यम है? वायु वाला। और इसके नीचे जो है ये कैसा माध्यम है? मान लीजिए यहाँ पर एक कांच है। क्या है? कांच है। कैसा है? कांच है। अब क्या करते हैं हम लोग? इस पे एक अभिलंब डालते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं? एक लंब डालेंगे। क्या? लंब डालेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे? एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे। क्या? एक प्रकाश की किरण पहले माध्यम से में जब जाती है, तो देखो वायु और कांच में ज्यादा कठोर कौन है? कांच। यानी कि ये तुम्हारा हो जाता है विरल। क्या हो जाता है? विरल। और कांच क्या हो जाएगा? सघन। क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो अगर पहला माध्यम आपका विरल है और दूसरा माध्यम क्या है? अगर सघन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? विरल माध्यम से चलने वाले प्रकाश की किरण जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसको देखो, अगर ये जाती तो क्या सीधे ऐसे नहीं चली जाती, है ना। लेकिन जब वो विरल से सघन में जाएगी तो कैसे जाएगी? वो अभिलंब की ओर। ये तुम्हारा अभिलंब था, तो ये देखो ऐसे जानी थी, लेकिन ये क्या हुई? थोड़ा हट गई। हट गई, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किधर? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो अभिलंब से और आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण, है ना। कौन सी किरण? आपतित किरण।
तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है आई, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण, आपतन कोण। अब यहां पर देखिए जो ये विचलन हुआ, इसका विचलन और कौन सी किरण है, अभिलंब वाली, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं, आर से, और इसको कहते हैं कौन सा कोण, अपवर्तन। अपवर्तन कोण है ना, कौन सा कोण, अपवर्तन। और ये जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, है ना। तो ये चीज जो है हमारे बीच में, ये अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगर दूसरा फिगर बनाए हम लोग, इस पे मान लो एक अभिलंब डाल दे, अब इस बार क्या हुआ, ये तुम्हारा सघन है। क्या है, ये सघन है और ये विरल माध्यम है। क्या है, ये विरल है। सघन अगर मान ले ये कांच, क्या, ये कांच है और ये क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। अब अगर यहां से मान लो ये कोई प्रकाश किरण आ रही, क्या है, आ रही, तो ये कोण आई है, ठीक है, इसको ऐसे जाना था, है ना, ये ऐसे सीधी निकल जाते, लेकिन ये सघन से कहां आई, विरल में आई। तो इस बार ये अभिलंब क्यों नहीं झुकेगी, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। कैसे, दूर हट जाएगी, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन से दोनों कंडीशन हम समझ गए, और इस पहले माध्यम को अगर 1 मान लें और दूसरे माध्यम को 2 मान लें, तो इस कंडीशन में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम लिखते हैं 1n2। कहने का मतलब पहला माध्यम या दूसरा माध्यम, n मतलब अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए ने बताया कि इसका होता है साइन आई और बटे में साइन आर, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मान लीजिए ये हमारे पास कोई फिगर रहा होगा यार, ठीक है, प्रकाश की किरण आई, कह रहा है वायु के सापेक्ष, ये वायु है मान लो, और ये क्या है, कांच। क्या है, कांच। तो आप जानते हैं ये विरल होगा। क्या होगा, विरल होगा, और ये कैसा होगा, सघन होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच, तो ये वायु के सापेक्ष मतलब 1, और अगर ये 2 है तो 1n2 ऐसे लिखोगे। तो इसको लिखने का सही तरीका 1 पे क्या है, वायु, वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, मतलब AN, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच, कांच को ग्लास लिखते हैं, तो G, ANG बराबर फार्मूला क्या बनता है। अब वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कांच के सापेक्ष बताओ, मतलब ANG बराबर आपको दे रखा है कितना, 1.5। किसके सापेक्ष, ऐसे लिखोगे, जिसके सापेक्ष कहे तो वायु के सापेक्ष A, किसका अपवर्तनांक, कांच का, तो G, ANG बराबर 1.5। आपसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, कांच को क्या लिखोगे, GN, और किसके सापेक्ष, वायु का, तो वायु मतलब A। आपको ANG कह रहा है और GNA पूछ रहा है। जब भी ऐसा दिया हो, देखो A और G और यहाँ पर G और A एक दूसरे का उल्टा पूछे तो बस इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। ANG है तो 1/GNA कर देना और आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ANG बराबर 1/GNA, और इसमें अगर हम मान रखेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा ANG। आप देखो ANG का मान कितना दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, कितना, और हमसे पूछ क्या रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब GNA पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, GNA बराबर, तो इसको इधर भेज दो, ये नीचे आ जाएगा ANG, और यहां से आ जाएगा 1 इसका मान दे रखा है 1.5, डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये आ जाएगा 2/3। क्या, GNA। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, भाग, है ना, ऐसे लिख लो 3 और यहाँ 2 लिख लो और इसको डिवाइड कर दो, दशमलव का 0 बढ़ाओ, 3 6 कितना 18, बचा कितना 2, 0.3 6 18, और यही आता रहेगा। और जब एक संख्या 5 या 5 से ज्यादा होती है ना, ये यही तो आता चला जाएगा, तो अगले वाले में अगर वो संख्या दशमलव के 2 अंक के बाद अगर वो 5 या 5 से क्या है अगर ज्यादा है तो अगली वाली संख्या हटाओ और उसके अगले वाले में 1 जोड़ दो, इसलिए इसका सही जवाब होगा, देखो 0.66 आ रहा है ना,
तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67। क्या लिख सकते हैं? 0.6 और 7, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग अपूर्णांक से इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। अपूर्णांक का एक सवाल आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या? जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड 7 है, इसलिए गलत है। 3 × 10⁸ ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड ये सही है। यहाँ देखो 2 लिखा है, 2 गुणे, ये भी गलत है, और ये 2 × 10⁻10 ये भी गलत है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि निर्वात क्या है। क्या? निर्वात क्या होता है? निर्वात क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी जो वायु है उसी को हम लोग निर्वात बोलते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात बोलते हैं। निर्वात तो है जहां पर ना वायु ना मतलब कहने का मतलब किसी प्रकार की जहां पर गैस ना पाई जाए उसी को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और उस स्थान पे जो प्रकाश की किरण चलती है, है उस प्रकाश की, है ना, वो कितनी है? 3 × 10⁸ है। कितनी है? 3 × 10⁸। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां से देखिएगा क्वेश्चन जो है ना, ये मिसप्रिंट हो गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जैसे सीरियल वाइज चल रहा था, देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। तो क्वेश्चन आप जैसे 25 है, फिर 26 बीच में गायब हो गया। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, ये मत देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ चला गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल। ये सवाल आया वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है, जल का अपूर्णांक कितना दे रखा है, तो प्रकाश की चाल बताओ, है ना। तो अपूर्णांक में एक फार्मूला याद रखना, एक फार्मूला ये है कि n बराबर मतलब अपूर्णांक बराबर, इसी को कहते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक बराबर क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या होता है? माध्यम। क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या? माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला लगता है। क्या? अगर आपको प्रकाश की चाल दे रखी है तो किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल पूछे तो आप लोग लगा देना जो अपूर्णांक है निरपेक्ष अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, यानी कि वायु में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपको दे रखा है। और जल का अपूर्णांक मतलब n की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 4/3। तो n के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए n का मान जल में कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ जो कि हमको दे रखा है। और माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है मतलब, तो उसको हम x मान ले। क्या मान ले? x मान ले। और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बताओ 4 और x की जब गुणा कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो बोलो क्या होगा? 4x हो जाएगा। लेकिन 4 को इधर भेज दो, x उधर ही रखे रहने दो, है ना। ठीक है, और 3 की गुणा करोगे 9 हो जाएगा, और 10⁸ हो जाएगा, और बटे में 4 यहाँ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भाई? x यहाँ हमने भेज दिया, 4 को नीचे ले आए और 3 × 3 कर दिया तो 9 हो गया। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको काटो, 4 कम 4, 4 दूनी 8 बचा 1, है ना, दशमलव लगाया, फिर 4 दूनी 8 बचा 2 और 4 पंचे 20। जो रिजल्ट आएगा माध्यम में प्रकाश की चाल वो आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, देखिए क्या ये ऑप्शन है हमारे बीच में?
देखिएगा 2.25 गुणे 10 की पावर 8, 2.25 गुणे 10 की पावर 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमको ए पहला ही मिल गया। तो इस सवाल को हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, अपवर्तनांक दे रखा है, माध्यम में पूछे तो फार्मूला लगाएंगे n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर निर्वात में पूछे तो माध्यम में दी होगी, अपवर्तनांक दिया होगा। अगर अपवर्तनांक पूछेगा तो आपको माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं दी होगी, तो हमको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे बीच में एक आया, कह रहा है कि कांच की स्लैब से गुजरती, ये कांच की एक स्लैब है, क्या है ये जो बनी हुई है ना, ये आयताकार आप लोगों को दिख रहा है, जो ये सब क्या है, ये कांच की स्लैब है, एक प्लेट है मान लो, ठीक है, से गुजरती प्रकाश की किरण का कौन सा पथ ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक है, आप बताओ। अगर हमने बताया था हमारे बीच में कोई एक माध्यम है, क्या है, माध्यम है, मान लो ये हमारे बीच में कोई एक माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है, जैसे हमने एक लाइन बनाई थी उस पर अभिलंब डाला था, क्या अभिलंब। अगर प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और इस माध्यम से जब गुजरेगी ना, तो ऊपर अगर वायु है, नीचे क्या है, कांच है या जल है, तो क्या होती है, सीधी क्या चली जाती है, सीधी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक में प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका विचलन संभव है, और जबकि पहला ऑप्शन देखो कहीं पर भी इसका विचलन नहीं हो रहा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर देखो, अगर ये तुम्हारा माध्यम क्या है, अगर ये वायु है, क्या है, अगर ये लाइन हम माध्यम मान लें तो इस पे अगर अभिलंब डाल दे, क्या अभिलंब डालें, तो ये मान लो कांच है, कांच की तो स्लिप थी, ठीक है, तो अगर वायु से कांच में जाएगी तो वायु विरल है और ये सघन है, ठीक है, इसको ऐसे जाना था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक, ये बात सही है। फिर यहां पर जब हम अभिलंब डालेंगे, अब ये क्या है, ये तुम्हारा कांच है, क्या है, कांच है, और बाहर जब निकलेगी तो क्या होगी, वायु। ये तुम्हारे इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सघन माध्यम ऊपर वाला, और ये हो जाएगा विरल। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बताओ क्या वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इतनी झुक गई कि अभिलंब के उधर पार हो गई, और ये नहीं होता क्योंकि वो अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं, देखो ये विरल से गई तो सघन में कांच में, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर झुकी, मान लेते हैं अभिलंब की ओर झुके, लेकिन जब ये सघन से फिर विरल में जाएगी तो सीधी नहीं जाएगी, कैसे, सीधी नहीं जाएगी। इस ऑप्शन को जरा हम लोग चेक करते देखिए, इस पे हमने एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है, क्या हुआ, ये विरल से जब सघन में, कांच है ना, सघन में जाएगी, ये तुम्हारे मान लो वायु है, ये कांच है, क्या है, ये कांच है, जब ये वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब से की ओर झुक गई, ठीक है, वायु से जब कांच में गई तो अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई, सही है। फिर यहाँ पर देखो हमने एक अभिलंब डाल दिया, अब ये क्या है, तुम्हारा कांच है, क्या है, कांच है, और ये क्या है तुम्हारा, ये माध्यम वायु है। अब बताओ जब कोई प्रकाश की किरण यहां से आ रही है और कांच से कहां जाएगी, कांच से अब कहां जाएगी, वायु में जाएगी, कहां, तो क्या होगा बताओ, इसको ये ऐसे आए थे, ऐसे जाना चाहे था इसको सीधा, लेकिन ये अभिलंब से क्या हुई, देखो दूर हट गई, क्या हो गई, दूर हट गई। और ये सत्य है, जो नियम है वो यही कहता है कि अगर कोई विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अगर